नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। हरियाणा के बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया है। जांगड़ा ने कहा कि 2021 में टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन हुआ वहीं से हरियाणा में नशा आया है। उसके पहले हरियाणा में 2 ही तरह का नशा था। साथ ही उस समय दोनों बॉर्डर के पास के गाँव से 700 लड़कियां गायब हो गयी। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक बीजेपी सांसद ने चेतावनी देते हुए कहा कि युवाओं को बहकाने वाले और राज्य को नुकसान पहुंचाने वाले आंदोलन से दूर रहें। उन्होंने कहा कि 1 साल तक आंदोलन चलता रहा जिसका नुकसान हरियाणा को हुआ है। किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो 2 बार चुनाव लड़े और हार गए। कुछ लोग हरियाणा के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। जांगड़ा के बयान पर भाकियू संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत सिंह ने पलटवार किया। किसान नेता ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्या कार्रवाई की। किसान कभी आतंकवादी हो जाता है तो कभी बलात्कारी हो जाता है। ऐसे सांसद के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आपने एक नया एजेंडा शुरू कर दिया है और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर ऐसा होता तो आप कार्रवाई करते। सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद शुक्रवार को राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। इसे लेकर विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और धनखड़ के बीच जुबानी जंग भी हुई, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर धनखड़ ने कहा कि मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ूंगा, मैंने काफी सहन किया है। इस पर खड़गे ने कहा कि अगर आप किसान के बेटे हैं तो मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं। खड़गे ने धनखड़ को ललकारते हुए कहा कि मैंने आपसे अधिक चुनौतियों का सामना किया है। आप हमारी पार्टी के नेताओं का अपमान कर रहे हैं, आप कांग्रेस का अपमान कर रहे हैं। हम यहाँ आपकी तारीफ सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ चर्चा के लिए आए हैं। शुक्रवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संसद में अपना पहला भाषण दिया। संसद में दिए अपने पहले भाषण में ही प्रियंका गांधी ने महफिल लूट ली। विपक्षी सदस्यों ने भाषण के दौरान बार बार मेजें थपथपाई। प्रियंका ने अपने भाषण में उन्नाव रेप केस का जिक्र किया, संबल हिंसा की बात की, उनके बहाने बीजेपी को घेरा। कहा कि देश का संविधान है, संघ का विधान नहीं। जाति जनगणना क्यों जरूरी है इसके पक्ष में तर्क दिया। चुनाव के दौरान पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर तंज कसा। सरकार पर एक खास व्यक्ति को देश के संसाधनों को देने का आरोप लगाया। मोदी सरकार की तरफ से विपक्षी नेताओं के कथित दमन का मुद्दा उठाया। कहा ये देश भय से नहीं चलेगा, साहस से ही चल सकता है। ये देश कायरों के हाथ में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहेगा। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा। क्या राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में गुल्लक देने वाले 2 बच्चों को ईडी ने अनाथ कर दिया? दरअसल राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 2 बच्चों ने गुल्लक भेंट दी थी। आरोप है कि इसके बाद ईडी ने बच्चों के पिता मनोज परमार के यहाँ छापा मारा और उन्हें अकारण परेशान किया जाने लगा। सीहोर जिले के आष्टा में कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा का शव शुक्रवार सुबह घर में फंदे पर लटका मिला। 8 दिन पहले 5 दिसंबर को ईडी ने परमार के इंदौर और सीहोर स्थित 4 ठिकानों पर छापा मारा था। मनोज ने आरोप लगाया था कि उन्हें इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो कांग्रेस के समर्थक हैं। दिग्विजय सिंह ने उनके लिए वकील का इंतजाम किया था। आज दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि मनोज इतना घबराया हुआ था कि आज सुबह उसने और उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। मनोज परमार को इसलिए परेशान किया जा रहा था क्योंकि उसके बच्चों ने राहुल गांधी को अपनी बचत से गुल्लक भेंट दी थी। दिग्विजय ने कहा कि मैं इस प्रकरण में ईडी डायरेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि नफरत और बदले की इस कार्रवाई की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। निर्मला सीतारमण जी संसद में मोदी की सत्या की हत्यारी करतूत पर बयान दें और देश को बताएं कि ईडी कैसे सरकारी इशारे पर अब हत्याएं कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएमओ ईडी के दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल हत्या का मुकदमा दर्ज करें। स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं का जानलेवा दुरुपयोग बंद करें। दुख की इस घड़ी में कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। न्याय के लिए हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं दुर्भावना से भरी इस राजनीतिक कार्रवाई का विरोध करने आष्टा पहुंच रहा हूं। फिर दोहरा रहा हूं कि सीहोर जिले का आष्टा ईडी के आतंक का नया अड्डा बनकर सामने आया है। श्री मनोज परमार जी और उनकी पत्नी ने आत्महत्या नहीं की है, बीजेपी के दबाव में उनकी सरकारी हत्या हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कपूर परिवार के साथ मोदी की हालिया मुलाकात को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा और उनसे वास्तविक मुद्दों का समाधान करने को कहा। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर कट 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 टाइटल से एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें पीएसयू कर्मियों के साथ उनकी बातचीत को दिखाया गया है, जिसमें उनकी चिंताओं पर चर्चा की गई है और इसकी तुलना कपूर परिवार के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत से की गई है। राहुल ने पोस्ट में कहा, कट कट कट, वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें।
बता दें कपूर फैमिली के साथ बातचीत करते वक्त जब राज कपूर की बहन रीमा कपूर पीएम से अपनी बात कह रही होती हैं, रीमा अटकते हुए बोलती हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके इतना कहते ही पीएम मोदी फिल्मी स्टाइल में कट बोलते हैं। इस पर सब हंसने लगते हैं। उसी को लेकर राहुल ने तंज कसा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव शुक्रवार को राज्यसभा के महासचिव को सौंपा गया। प्रस्ताव पर 55 राज्यसभा सांसदों ने हस्ताक्षर किए, जो महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक 50 सांसदों की सीमा से अधिक हैं। कपिल सिब्बल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 217(1) के बी और अनुच्छेद 218 के साथ अनुच्छेद 124(4) और 124(5) के तहत एक जज को न्यायिक नैतिकता, निष्पक्षता और सार्वजनिक मुद्दों को कमजोर करने वाले कार्यों के आधार पर पद से हटा जा सकता है, ताकि न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कायम रह सके। वहीं विश्व हिंदू परिषद के सार्वजनिक कार्यक्रम में विवादित भाषण के 4 दिन बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस शेखर यादव का जुडिशियल रोस्टर बदल दिया है। 16 दिसंबर से प्रभावी नए रोस्टर के अनुसार जस्टिस यादव सिर्फ सिविल अदालतों के आदेशों, विशेष रूप से 2010 तक के आदेशों से जुड़ी पहली अपील की सुनवाई करेंगे। जस्टिस यादव अभी तक रेप और यौन अपराध मामलों से संबंधित प्रमुख जमानत अर्जियों को देख रहे थे। उनका मौजूदा रोस्टर 15 अक्टूबर को लागू किया गया था, लेकिन अब 16 दिसंबर से उन्हें नए रोस्टर के मुताबिक काम करना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव को हटाने की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए राज्यसभा के महासचिव को नोटिस दिया गया है। जाने माने वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव पर महाभियोग लगाने के लिए हमने राज्यसभा के महासचिव को नोटिस दिया है। भारत के संविधान में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को जजों को हटाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है। बता दें, संविधान के अनुच्छेद 124(4) के मुताबिक जज को हटाने की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ती है जब इस प्रस्ताव को दोनों सदनों के कुल सदस्यों में से बहुमत का समर्थन मिलता है। साथ ही प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसदों की संख्या सदन में मौजूद और मतदान करने वालों सदस्यों की 2/3 संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। जज को हटाने की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति के आदेश पर ही जज हटाए जा सकते हैं। हैदराबाद में भगदड़ मचने के मामले में दिन भर चले अनपेक्षित घटनाक्रमों के बाद पुष्पा 2 के अभिनेता अल्लू अर्जुन को शाम को राहत मिल गई। पुलिस ने सुबह गिरफ्तार किया, निचली अदालत ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया और शाम को हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत दे दी। इधर मृतक महिला रेवती के पति ने मीडिया कर्मियों से कहा है कि वो केस वापस लेने को तैयार हैं और वो भगदड़ या अपनी पत्नी की मौत के लिए अल्लू अर्जुन को जिम्मेदार नहीं मानते। कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को बेल दे दी है। समाचार एजेंसी एनआई और पीटीआई ने इसकी पुष्टि की है। कोलकाता हाईकोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता के ही पूर्व पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को बेल दे दी। अभिजीत मंडल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई रेप और हत्या की घटना के इंचार्ज ऑफिस। मोदी सरकार और उसके नेता लगातार कहते रहते हैं कि भारत को विकसित बनाएंगे जल्द ही और वर्ष 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा, लेकिन विश्व बैंक ने इस जुमले को चेतावनी दी है। भारत को विश्व बैंक ने कड़वी घूंट भी दे दी है। विश्व बैंक का कहना है कि विकसित देश बनने के लिए भारत के पास बहुत कम समय है और इस दौरान उसे कई बड़े सुधारों को अंजाम देना होगा। अगर भारत ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अमेरिका की मौजूदा इकोनॉमी के 1/4 बनने में ही 75 साल लग जाएंगे। विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि भारत लगातार एक कम आय वाले वर्ग वाले समूह में शामिल है, जबकि विगत 34 वर्षों में 34 देशों ने मध्य आय वाले वर्ग से उच्च आय वाले वर्ग में अपनी जगह बना ली है। भारत को आगाह किया गया है कि जल्द ही स्थिति नहीं सुधारी तो फिर भारत बहुत पीछे रह जाएगा, कर्ज में डूब जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $37,683 था, जबकि उस वर्ष भारत में आय $2,393 थी। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विपक्षी दल लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी। खड़गे ने कहा कि हम देखेंगे इस विधेयक में क्या है और सरकार कैसे इसे लागू करेगी। पहले हम सारे विषयों को देखेंगे, फिर इस पर प्रतिक्रिया देंगे। वहीं असम में एआईयूडीएफ के महासचिव डॉक्टर हाफिज रफीकुल इस्लाम ने दावा किया है कि बीजेपी इस बिल को पास कराने की कोशिश नहीं करेगी। उनका कहना है वो इसे जेपीसी को भेज देंगे। भारत एक विशाल देश है, यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन बहुत मुश्किल है और तकरीबन
असंभव है। गुरुवार को एक देश एक चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद विपक्षी दल लगातार इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि एक देश एक चुनाव सही मायनों में एक अव्यवहारिक ही नहीं अलोकतांत्रिक व्यवस्था भी है। अखिलेश यादव ने कहा कि कभी सरकारें अपनी समयावधि के बीच में ही अस्थिर हो जाती हैं, तो क्या वहां की जनता बिना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के रहेगी? इसके लिए संवैधानिक रूप से चुनेगी सरकारों को बीच में ही भंग करना होगा, जो जनमत का अपमान होगा। दरअसल एक देश एक चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ एक तंत्री सोच का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो चाहता है एक साथ ही पूरे देश पर कब्जा कर लिया जाए। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान ने एक देश एक चुनाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार सच में एक साथ चुनाव कराना चाहती है तो उसे संसद और सभी राज्य विधानसभाओं को तुरंत भंग कर देना चाहिए। इसके बाद पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं और ये चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। ईवीएम को लेकर उठे विवाद पर नसीम खान ने कहा कि हमारा ये मानना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर ईवीएम पर सवाल उठते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से हो, ताकि जनता का विश्वास चुनावी प्रक्रिया में बना रहे। उन्होंने ये भी कहा कि 5% वीवीपैट की गिनती से चुनाव परिणामों की पूरी विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं हो सकती है और पूरी गिनती की जांच होनी चाहिए। 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का प्रधानमंत्री मोदी के नाम खुला पत्र लिखा गया है, जिसे शंभू बॉर्डर पर भी सभी किसान नेताओं ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। इस खुले पत्र में डल्लेवाल ने लिखा कि मैं देश का एक साधारण किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल बड़े दुखी और भारी मन से आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। चिट्ठी में उन्होंने अपने खून से हस्ताक्षर भी किए। डल्लेवाल ने लेटर में लिखा कि या तो 2011 में किया वादा पूरा करें या फिर मेरी कुर्बानी लेने के लिए तैयार रहें। अगर मेरी मौत हुई तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अनशन की वजह से उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे चिकित्सकों का कहना है कि अब डल्लेवाल का शरीर ही उनके शरीर को खाने लगा है। किडनी, लीवर बहुत कमजोर हो चुके हैं। किसी भी समय किडनी और लीवर फेल हो सकता है। वहीं हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। डल्लेवाल कैंसर के मरीज भी हैं और उन्होंने भोजन के अलावा दवाएं भी खाना बंद कर दी है। डॉक्टरों का कहना है कि डल्लेवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है। उनका वजन 12 किलो कम हो गया है। हालांकि मोदी सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार का कैबिनेट विस्तार 14 दिसंबर को होने के आसार हैं। गुरुवार को डिप्टी सीएम अजित पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उस समय भी एनसीपी ने वित्त विभाग के लिए अपनी आवाज बुलंद की। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि अगर पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह मंत्रालय नहीं मिलता है तो महायुति सरकार का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। वहीं कैबिनेट विस्तार से पहले बीजेपी ने राज्य पार्टी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले को शिवसेना नेता और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए भेजा। वो पोर्टफोलियो के आवंटन को लेकर अपने साथी दलों के साथ नाराज बताए जा रहे हैं। बावनकुले को भेजने का कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब एक दिन पहले ही शिंदे नई दिल्ली में नहीं गए थे। यहाँ पर सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मंत्री पद के फॉर्मूले को तय करने के लिए गए थे। बावनकुले शिंदे से मिलने उनके सरकारी आवास वर्षा गए थे। बिहार के बेतिया में उस समय एक विद्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया जब शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं की शिकायत पर अभिभावक पहुंचकर हंगामा करने लगे। शिक्षा के मंदिर में छात्र छात्राओं को एक शिक्षक ने सुहागरात सहित अश्लील चीजें कक्षा में बताई, जिससे सारे छात्र छात्राएं लज्जित हो गई थी। दरअसल मामला मझौलिया के शेख पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है, जहां शिक्षक गेनालाल शर्मा छात्राओं के साथ गंदी गंदी बातें करता है। शिक्षक पर आरोप है कि वो छात्राओं को सुहागरात के बारे में बताता है। इतना ही नहीं, शिक्षक पर यहाँ तक आरोप है कि वो मुस्लिम लड़कियों की सुहागरात कैसे मनाई जाती है, इस पर भी चर्चा करता है। बाकायदा ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर समझाता है। शिक्षक गेनालाल शर्मा पर आरोप है कि क्लास में वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। बोर्ड पर अश्लील चित्र बनाकर छात्रों को पढ़ाते हैं। शिक्षक उस हद तक पहुंच जाते हैं जो कहने लायक नहीं है। शिक्षक की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर छात्रों ने अपने घर शिकायत कर दी। इसके बाद 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को विद्यालय में छात्राओं के अभिभावक पहुंचे और जमकर हंगामा किया और स्कूल में तालाबंदी कर दी। छात्र छात्राओं और उनके अभिभावक शिक्षक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक 31 वर्षीय व्यक्ति पर अपनी पत्नी को कथित तौर पर 3 तलाक देने का मामला दर्ज किया है।
बता दें 3 तलाक पर 2019 में बैन लगा दिया गया था। आरोपी ने मंगलवार को अपनी 25 वर्षीय पत्नी के पिता को फोन किया और कहा कि वो ट्रिपल तलाक के जरिए अपनी शादी को रद्द कर रहा है। 3 तलाक देने का कारण बताया पत्नी का अकेले घूमने जाना। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार को उस व्यक्ति के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के मामले में दहेज उत्पीड़न घरेलू हिंसा के मौजूदा कानून में संशोधन की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए जो इन कानूनों में सुधार को लेकर अपने सुझाव दे। याचिका में मांग की गई है कि शादी के दौरान जो भी गिफ्ट पैसा दिया जाए उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान रिकॉर्ड में जिक्र किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों का हवाला देते हुए पति और उसके परिवार के सदस्यों का उत्पीड़न रोकने के लिए दी गई टिप्पणियों पर विचार करने और उन्हें लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है। दिल्ली के कम से कम 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। समाचार एजेंसी एनआई ने फायर सर्विस के हवाले से खबर दी है। इन स्कूलों को बम की धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। शुरू में ऐसे 4 स्कूलों को बम की धमकी की जानकारी मिली थी, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक ऐसे स्कूलों की संख्या 6 हो गई है। विनोद कांबली की मदद के लिए पूर्व कप्तान कपिल देव एंड कंपनी आगे आई है और विनोद कांबली भी उनके प्रस्ताव पर सहमत होकर रिहैब के लिए तैयार है। कपिल एंड कंपनी कांबली को अपने पैरों पर वापस खड़ा होने में मदद करने के प्रस्ताव के साथ आगे आई थी, लेकिन केवल तभी जब कांबली जरूरी उपाय करने और रिहैब में जाने के लिए तैयार हो। कांबली ने अपने पूर्व भारतीय साथी के सुझाव का खुले तौर पर स्वागत किया और कहा कि जब तक उनके साथ उनका परिवार है उन्हें किसी बात का डर नहीं। जब कांबली से उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो खराब है, लेकिन जिस तरह से मेरी पत्नी ने सब कुछ संभाला है उसके लिए सलाम है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।